राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है श्वास रोग। एक्चुअली श्वास को हम रोग क्यों कहते हैं? श्वास तो एक नॉर्मल श्वास है भाई, ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग है कि कैसे, लेकिन ये रोग कैसे बना? अच्छा, नॉर्मल जो श्वास की जो क्या होता है, उच्छ्वास और निश्वास है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कि जो सांस हम ले रहे हैं वो बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया श्वास रोगों का कारण कि ऐसे करके श्वास रोग हो जाती है, या बहुत एक नॉर्मल लेवल से बहुत कम जा रही है या उससे बहुत ज़्यादा हो रही है, या श्वास के बदले प्रतिश्वास सही नहीं है। उच्छ्वास और प्रतिश्वास दोनों का रेट अलग अलग है, तो ये कहलाता है श्वास रोग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आचार्य चरक ने क्या बताया है? हिक्का श्वास को, ये प्राणवायु स्रोतस की व्याधि है। ठीक है, में दोष तथा स्रोतस की समानता होने के कारण दोनों व्याधि का एक साथ वर्णन किया है। आचार्य चरक के मत अनुसार ये कैसी व्याधि है? एक गंभीर प्राणनाशक व्याधि है। आचार्य चरक ने इस व्याधि को अरिष्ट लक्षण माना है। हिक्का तथा श्वास की शीघ्र चिकित्सा न होने पर ये आशी विष के समान रोगी का नाश कर देती है। मतलब जैसे कि विष हमने पिया और क्या खुद का ही अपने शरीर में होने के बाद अपने ही शरीर का नाश कर देती है। उसके बाद क्या होता है? रुकती क्या है? श्वास जीवने यानी कि धातु से घंज प्रत्यय करने पर श्वास शब्द बनता है। शाब्दिक अर्थ है कि जीवन या वायु व्यापार। जिस रोगी में जीवन व्यापार में कष्ट हो उस श्वास रोग कहते हैं। क्या जीवन व्यापार का मतलब क्या होता है? कि जो उच्छ्वास और निश्वास है उसमें जब दिक्कत आने लगे, श्वास लेने में जब हमें तकलीफ होने लगे, जीवन में हमें कष्ट आने लगे, तो वो क्या कहलाता है? श्वास रोग कहलाता है। अच्छा, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 17 में इसका वर्णन किया है, और सुश्रुत संहिता में कौन से 51 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम इसकी बात करें निदानों की, तो निदान इसके हैं धूल अथवा धूम का श्वास मार्ग में प्रविष्ट होना, मतलब कि विंड पाइप के अंदर जाना, शीत स्थान या शीतल स्थानों का अति सेवन, ये दोनों हमारे हिक्का रोग में भी थे। अति व्यायाम भी था। ठीक है, अति मार्गमन, अति रुक्षान अन्न का सेवन करना। ठीक है, उसके बाद विषम भोजन करना, आम दोष वृद्धि, अनाहा भी था। अत्यधिक अपतर्पण, मर्म आघात, शारीरिक रुक्षता या शीत तथा उष्ण दोनों का एक साथ शरीर में लगना, वमन विरेचन का अतियोग, अतिसार, स्वर, वमन, प्रतिशय्या, उर्षद, धातुशय, रक्तपित्त, उदावर्त, विसूचिका, अलसक पांडु तथा विष सेवन के कारण। अब अगर हम इसकी संप्राप्ति की बात करें तो संप्राप्ति कैसे होगी? देखो, इनकी संप्राप्ति एक ही है, लेकिन क्या होता है, जब कफ के साथ वायु, प्रकोपित वायु प्राण, अन्न और उदक व स्रोतस को अवरुद्ध कर कफ दोष द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु शरीर में फैले हुए विभिन्न स्रोतों में गमन करती है, तब श्वास रोगों की उत्पत्ति होती है। श्वास रोगों की उत्पत्ति में आमदोष तथा अग्नि मंद का भी विशेष महत्व है। कैसे देखते हैं? अति सेवन हुआ, ठीक है, अगर वात प्रकोप हुआ है तो प्रकोपित वात का मार्ग अवरोध होने से विमार गमन हो जाएगा। ठीक है, मतलब वात अगर वायु ऊर्ध्व मार्ग से अधो मार्ग से बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा? प्रकोपित वात कैसा हो जाएगा? मार्ग अवरोध हो जाएगा उसका, और होने से क्या होगा? विमार गमन, मतलब दोनों मार्ग से बाहर निकलने लगेगी, और श्वास में क्या होगा? कष्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा? श्वास रोग हो जाएगा। लेकिन अगर कफ में प्रकोप है तो कफ प्रकोप होने से कैसे हो जाएगा? कफ प्रकोप होगा, अग्नि मांद होगी, आम विष की उत्पत्ति होगी, रस आदि धातुओं का क्षय होने लगेगा, दुष्टि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मूलभूत कफ दोष में वृद्धि होगी। कफ के कारण कौन से प्राणवय, अन्वय और उदकवय स्रोतसों में क्या होगा? अवरोध हो जाएगा। फिर क्या होगा? श्वास में कष्ट होगा, श्वास रोग हो जाएंगे। ठीक है, ये इसकी संप्राप्ति। अगर हम उसकी संप्राप्ति करें तो उसमें तो कुछ भी नहीं था कि वात का प्रकोप हुआ था, कफ का प्रकोप था, हिक्के की आवाज़ आने लगी थी, और हिक्का
रोग उत्पन्न हो गया था। लेकिन इसमें क्या है, वात का पहले अगर हम वात की तरह से देखें तो वात पहले प्रकोपित हुआ, फिर वात प्रकोपित होने के बाद क्या हुआ, वात जो है मार्ग अवरोध कर दिया और उससे क्या हो गया, वो विमार्गमन हो गया और फिर क्या हो गया, श्वास में कष्ट होने लगा तो क्या हो गया, श्वास रोक गए। लेकिन कफ के साथ ऐसा नहीं है। कफ ने पहले क्या करा, अग्नि मंद करी, अग्नि मंद करने के बाद फिर क्या करा, आम विष की उत्पत्ति करी, फिर क्या करा, रस आदि धातुओं को दूषित किया, उसके बाद क्या किया, कफ दोष की वृद्धि करी, उसके बाद क्या करा, सारे स्रोतसों में जो भी कफ के वृद्ध कफ के कारण स्रोतसों में अवरोध किया, उसके बाद क्या करा, श्वास में कष्ट दिया और फिर क्या किया, श्वास रोग उत्पन्न किया। अगर हम इसके संप्राप्ति घटक की बात करें तो इसके संप्राप्ति घटक है वात तथा कफ दोष। उसके बाद अधिष्ठान है इसके क्या क्या, रस धातु और प्राणवायु, ठीक है। दूष्य है इसके रस धातु और प्राणवायु। अधिष्ठान है इसका स्रोतस, प्राणवय स्रोतस, अन्वय स्रोतस, उदकवय स्रोतस और आमाशय। स्रोतो दृष्टि का लक्षण है संग तथा विमार्गमन। स्वभाव कैसा है, चिरकारी। उसके बाद अग्नि कैसी होगी, अग्नि मंद होने के कारण हो रहा है। और साध्यता असाध्यता में कैसा है, कृच्छ साध्य, ठीक है। भेद, अब अगर हम इसके भेद की बात करें तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने इसके 5 ही भेद माने हैं। कौन कौन से, दोनों ने एक ही माने। अच्छा, इसका पूर्व रूप पहले देख लो फिर भेद की बात करते हैं। पूर्व रूप क्या है, अना है, पार्श्व शूल है, हृदय पीड़ा है, प्राणवायु का विलोम होना है, शूल है, भक्त द्वेष है, अरुचि है, आलस्य व्यस्तता है, शंख भेद है, ठीक है। ये इसके पूर्व रूप हैं, ठीक है, जो किसने, आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने दिए हैं, ठीक है। महाश्वास। अच्छा, अब भेदों की बात करें तो भेद भी कैसे अनुसार हुए हैं, मतलब कैसे कि किसी में वात प्रधान है तो कोई कफ प्रधान है। अब 5 तरीके के भेद बताएगा उसे। महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक, क्षुद्र। कौन कौन से, महाश्वास, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक और क्षुद्र श्वास। ये 5 तरीके की श्वास बताई गई हैं, जबकि हिक्का 6 तरीके के थे जो कि सुश्रुत और चरक ने अलग अलग बताए थे। कौन कौन से थी, महाहिक्का तो वैसे ही महाश्वास, ठीक है, वहाँ तक गंभारी, वेपिता, क्षुद्रा और अंजा। और आचार्य चरक सुश्रुत ने जो बताए थे वो थे महाहिक्का, गंभारी, यमला, क्षुद्रा और अनंजा, ठीक है। यहाँ क्या है, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। उसके बाद अगर हम महाश्वास की बात करें तो जो महाश्वास है वो वात प्रधान श्वास है। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले क्या होगा कि जब हम सांस लेंगे ना तो कैसी, मतवाले सांड की गर्जना के समान शब्दयुक्त श्वास होगी। मतलब जब हम यॉनिंग करेंगे या सांस लेंगे तो कैसी, सांड की गर्जना के समान, मतवाले सांड की गर्जना के समान आवाज आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज्ञान विज्ञान का नष्ट होना, ज्ञान नष्ट होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, नेत्र चंचल होना, मतलब एक तरह हम नेत्र भागते रह के इधर उधर नहीं रुकेंगे, ठीक है, इधर उधर देखता रहेगा इंसान। मुख और नेत्र की विकृति होगी, मल मूत्र की अप्रवृत्ति होगी, ठीक है। वाणी का क्षीण होना, वाणी क्षीण हो जाएगी। दीनता, श्वास की उच्च ध्वनि होने से दूर से ही सुनाई देगी, मतलब बहुत दूर होगा इंसान तो भी सुनाई दे देगी। शिर शूल तथा पार्श्व शूल होगा, शिर में शूल होगा और क्या, पार्श्व में शूल होगा। अगर हम ऊर्ध्व श्वास की बात करें तो ऊर्ध्व श्वास भी कैसी, वात प्रधान है, ठीक है। केवल एक श्वास है जो कफ प्रधान है और एक श्वास है जो कैसी है, वात और कफ प्रधान। देखते हैं पहले तो अभी ये वात प्रधान ही पढ़ लें। तो रोगी के श्वास वह स्रोतों का मुख कफ से आवृत रहता है। क्या होता है, रोगी के श्वास वह स्रोतों का मूल क्या रहता है, कफ से आवृत रहता है, मतलब कफ हमेशा भरा रहता है। रोगी दूर तक श्वास छोड़ता है, अंतः श्वास लेने में उसे कष्ट होता है, ठीक है, उतनी देर तक अंदर नहीं खींच पाता, मतलब उसके जो श्वास लेने की जो इंस्पायरेशन है वो क्या करेगा, कम होगा। ऊर्ध्व दृष्टि होगी, ठीक है। उसके बाद बार बार मूर्छा, बेहोश हो जाएगा, बेचैनी रहेगी, मुख शोष होगा। ऊर्ध्व श्वास के प्रकोपित होने से अधश्वास का रुक जाना, क्या होगा, रुक जाएगी अधश्वास। तम प्रवेश यानी कि डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज, आइज के आगे क्या होगा, डार्कनेस आने लगेगी। मर्म स्थानों में वेदना यानी कि वाइटल पॉइंट्स में वेदना होने लगेगी। स्वर की वितनी यानी कि क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस में कृशता आ जाएगी, भारी सी हो जाएगी, हॉर्सनेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, छिन्न श्वास। छिन्न श्वास वात और कफ प्रधान व्याधि है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रोगी का रुक रुक के श्वास लेना। कैसे, रोगी कैसा होगा इसमें, रुक रुक के श्वास लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कभी कभी
कभी कभी श्वास प्रक्रिया न अल्प समय के लिए बंद होना, मतलब थोड़े टाइम के लिए बहुत ही माइन्यूट सी बंद होगी, ठीक है। उसके बाद मर्म स्थानों में कृतनवत पीड़ा यानी कि बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, अनाहा होगा, स्वेदाधिक यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, मूर्छा, फेंटिंग, दोनों में मूर्छा आई है, ठीक है। मूर्छा यानी कि ऊर्ध्व श्वास में भी मूर्छा है, क्षीण श्वास में भी मूर्छा है। बस्ती प्रदेश में दाह यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी। उसके बाद क्या होगा, एक नेत्र का रक्तवर्णी होना तथा नेत्र का अश्रुपूरित होना, यानी कि क्या होगा, नेत्र जो होगा, एक ही नेत्र कैसा होगा, लाल होगा। संज्ञा की हानि होगी, मुखशोष होगा, वर्ण विकृति तथा प्रलाप होना, संधि बंधनों का ढीला होना, ठीक है। तमक श्वास, नूतन अवस्था में, अच्छा इसमें क्या है कि नूतन अवस्था में तमक श्वास साध्य है, जीर्ण अवस्था में कृच्छ साध्य। नूतन मतलब अगर तमक श्वास नई है, और ये कौन सी व्याधि है, ये भी वात प्रकोपित व्याधि है, सॉरी ये कफ प्रकोपित व्याधि है, ठीक है। एक तमक श्वास ही है जो कैसी है, कफ प्रधान व्याधि है। इसमें क्या होगा, जो अगर ये नई है, नूतन है, तो ये कैसी है, साध्य है। लेकिन अगर ये पुरानी हो गई है, जीर्ण अवस्था में है, सॉरी नूतन अवस्था में तमक श्वास साध्य होती है, लेकिन अगर हम इसकी जीर्ण अवस्था में देखेंगे तो कृच्छ साध्य होती है। आचार्य चरक मत अनुसार जो श्वास की संप्राप्ति तथा लक्षण निम्न प्रकार से वर्णित किए गए हैं। अच्छा, तो सन्निकृष्ट निदान और विकृष्ट निदान कैसे करके है, तो क्या होगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि क्या होगा, हमने सन्निकृष्ट निदान क्या हो गया, हमने क्या करा, हमने सन्निकृष्ट उसके वैसा ही श्वास के जैसा ही खा लिया खाना। उसके बाद क्या होगा कि सन्निकृष्ट निदान में हमने क्या करा, वात कफ वर्धक आहार गया हमारे पेट में, ठीक है, कफ बढ़ गया, कफ द्वारा मार्ग अवरोध हो गया, वात प्रकोप हो गया, और कुपित वात का विमार गमन होने से तमक श्वास हो गया। कैसे हुआ, अगर हम दो तरीके से बताया गया, एक सन्निकृष्ट श्वास से, एक विकृष्ट निदान, ठीक है। सन्निकृष्ट में वात कफ वर्धक हमने आहार विहार लिया, फिर क्या हो गया, कफ आधिक्य हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कफ के द्वारा क्या हो गया, मार्ग का अवरोध हो गया, प्रकोप वात का, फिर वात का प्रकोप हो गया, और प्रकोपित वात का विमार्गमन हो गया, और क्या हो गया, तमक श्वास। सेम बस कहाँ पे चेंज है, विकृष्ट निदान में कहाँ चेंज है, बस सेकंड पॉइंट पे ही चेंज है। क्या है, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु तथा प्रातः काल। हमने कोई भी निदान खा लिया जो नहीं लेना था, हमें शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और प्रातः काल में खा लिया, और कफ कैसा हो गया, बढ़ गया। उसके बाद क्या हो गया, कफ द्वारा मार्ग अवरोध हो गया, वात प्रकोप हो गया, कुपित वात का विमार्गमन हो गया, और तमक श्वास हो गया। उसके बाद क्या है, संप्राप्ति। अगर हम इसकी संप्राप्ति की बात करें तो यही है कि निदान सेवन से कफ आधिक्य होकर श्वास का मार्ग अवरोध हो गया, अतः वायु प्रकोपित होकर प्रतिलोम गमन करने लगी तथा ग्रीवा तथा शिर प्रदेश को जकड़कर कफ को उभाड़कर पीनस रोग की उत्पन्न कर दिया। गले में घुड़घुड़ाहट के साथ अत्यंत तीव्र वेग से प्राणों को पीड़ा युक्त करने वाले श्वास को हम तमक श्वास कहते हैं, ठीक है। ये है इसके। अब इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है कि श्वास का वेग बढ़ने पर रोगी का शरीर टेढ़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है, श्वास का वेग बढ़ जाएगा तो शरीर कैसा हो जाएगा, हमारा टेढ़ा हो जाएगा, बार बार कास की प्रवृत्ति होगी, नहीं कि फ्रिक्वेंट कफिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, कास का वेग बढ़ने पर रोगी मूर्छित हो जाता है। जब कास का वेग बढ़ेगा तो रोगी कैसा हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। कास के साथ कब निष्ठीवन से रोगी को लाभ होता है, ठीक है। बार बार कास के वेग के कारण स्वर भेद हो जाता है और रोगी को बोलने में अत्यंत कष्ट होता है। शयन करने पर निद्रा नहीं आती तथा रोगी का कष्ट बढ़ जाता है, क्योंकि लेटने पर प्रतिलोम हुई वायु पार्श्व में रुककर पार्श्व का स्तंभन कर देती है। बैठने पर रोगी को आराम मिलता है क्योंकि वो कफ के वजह है, ठीक है। रोगी को उष्ण पदार्थों के सेवन से सुख का अनुभव होता है। रोगी के नेत्र सदैव ऊपर की ओर चढ़े हुए प्रतीत होते हैं। श्वास की कठिनाई के कारण ललाट पर यानी कि माथे पर स्वेदाधिक्य होता है। मेघ, अम्बु, शीतल वातावरण, पूर्वी वायु तथा कफवर्धक आहार सेवन से श्वास कष्ट बढ़ जाता है। ये हो गया इसके लक्षण, ठीक है। अगर हम तमक श्वास के भेद देखें तो इसके दो भेद होते हैं, संतमक श्वास और प्रतमक श्वास। अब ये क्या है,
संतमक श्वास को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया, और प्रतमक श्वास को हम कहते हैं ब्रोंकियल एस्थमा सुपर इम्पोज इन्फेक्शन। क्या है, ब्रोंकियल एस्थमा सुपर इम्पोज इन्फेक्शन। संतमक श्वास को ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया से कोरिलेट करा है, और प्रतमक श्वास को किससे कोरिलेट करा है, ब्रोंकियल एस्थमा सुपर इम्पोज इन्फेक्शन। तो संतमक श्वास कहती है जो श्वास ऊर्ध्वाधर रोग के कारण मुख नासिका मार्गों में धूलि प्रवेश हो जाने के कारण अजीर्ण रोग में शरीर की क्लीनता तथा वेग अवरोध से उत्पन्न होती है तथा तम से बढ़ता है। देखो क्या होगा, जो श्वास ऊर्ध्वाधर रोग के कारण मुख नासिका मार्ग में धूलि प्रवेश हो जाने के कारण अजीर्ण रोग से शरीर की क्लीनता तथा वेग अवरोध से उत्पन्न होती है, तम से बढ़ जाती है, शीतल आहार विहारों से की स्थिति शांत हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतमक श्वास कहते हैं। ये मानसिक दोष प्रभावी होती है। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें उदावर्त रोग के कारण मुख नासिका मार्गों में धूलि प्रवेश होने के कारण, मतलब धूल के प्रवेश होने के कारण, अजीर्ण रोग से, अजीर्ण के रोगों से शरीर में क्लीनता तथा वेग अवरोध से उत्पन्न होती है तथा तम से बढ़ती है, और क्या होगा, शीतल आहार विहारों से शांत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, संतमक श्वास कहते हैं। इसे इनमें मानसिक दोष प्रभावी होते। प्रतमक श्वास, तमक श्वास से पीड़ित रोगी में जब क्या हो, ज्वर तथा मूर्छा ये दोनों उपद्रव रूप में पाए जाते हैं, तब उसे प्रतमक श्वास कहते हैं। इसमें पित्त अनुबंध होता है। क्या होता है, इसमें पित्त अनुबंध होता है, और वो कैसा है, मानसिक दोष प्रभावी होता है। लास्ट श्वास है, कौन सी श्वास है, शुद्र श्वास के लक्षण। अच्छा, शुद्र श्वास भी वात प्रधान ही श्वास है, ठीक है। रुक्ष आहार सेवन तथा श्रम से उत्पन्न हुई शुद्र वायु क्या होगी, कोष्ठ में कुपित होकर ऊर्ध्व प्रदेश स्रोतों में जाकर शुद्र श्वास को उत्पन्न करती है। क्या करती है, शुद्र श्वास कब होती है, जब हम रुक्ष आहार विहार का सेवन करते हैं, श्रम से उत्पन्न होती है। वायु कोष्ठ में कुपित होकर ऊर्ध्व प्रदेश स्रोतों में जाकर शुद्र श्वास को उत्पन्न करती है। इसके निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, शारीरिक कष्ट का अभाव, भोजन तथा जलपान की रुकावट ना होना, इंद्रियों में किसी भी प्रकार की व्यथा या रूझ ना होना, थोड़ा विश्राम से वेग का शांत हो जाना, ठीक है। उसके बाद साध्यता, असाध्यता में अगर देखें तो शुद्र श्वास कैसी है, साध्य है। महाश्वास कैसी है, ऊर्ध्व श्वास, और क्षीण श्वास, ये तीनों कैसी हैं, असाध्य है। लेकिन अगर हम तमक श्वास की बात करें तो वो साध्य भी है और कृच्छ साध्य भी। अगर नूतन है तो कैसी है, कृच्छ साध्य, और नूतन है तो कैसी है, साध्य है। लेकिन अगर ये जीर्ण हो चुकी है तो कैसी, कृच्छ साध्य, और या फिर दुर्बल रोगी में ये असाध्य है। अब अगर हम इसका लेटेस्ट डेवलपमेंट या फिर हम इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखें तो लोगों ने इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो ब्रोंकियल अस्थमा से किया है, जबकि ये होना किससे चाहिए था, रेस्पिरेशन से कोरिलेट होना चाहिए था। रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन से तो हाइपोक्सिया भी हो सकता है, एनोरेक्सिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो भी। लेकिन इसको क्यों करा, ये देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, ब्रोंकियल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि क्या है, एपिसोडिक का मतलब है जो ब्रीदिंग रेट है, 1 मिनट में हम 20 से 25 बार हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, तो वही क्या होता है, एयर फ्लो होता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इसमें, विच एटलीस्ट इनिशियली इज फुल्ली रिवर्सिबल, जो क्या हो, रिवर्सेबल हो सके। क्लिनिकली अगर हम देखें, अस्थमा प्रेजेंट एज पैरोक्सिस ऑफ डायसोफिया, बीजिंग एंड कफ। अगर हम देखें तो अस्थमा किन्हें किन्हें होता है, पैरोक्सिसिम प्रेजेंट है एज पैरोक्सिसिम, और डायसोफोनिया और वीजिंग और कफ इनकी तरह प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी ऑथोलॉजी की बात, एथोलॉजी है कहाँ से, एलर्जन से, पॉलन ग्रेन से, डस्ट से, माइट से, एक्सेट्रा। ये होता है, कुछ लोगों को इन सबसे एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सेंट से एलर्जी होती है, परफ्यूम से या फिर फ्यूम्स ऑफ पेट्रोल से, वेपर्स से, इन सबसे एलर्जी होती है, तो भी अस्थमा हो जाता है, ठीक है। विगरस एक्सरसाइजेस से, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती है जो हमारी सांस को बढ़ा देती हैं, तो उससे भी अस्थमा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ड्रग्स से हो जाता है, इनहेलेशन, जब हम कोल्ड एयर का ज़्यादा इनहेलेशन कर दें तो भी अस्थमा हो जाता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बहुत लोगों को अस्थमा होता है, और क्या, सिगरेट स्मोकिंग से या स्मोक से हो जाता है। और एक
जो हमारा नर्वस सिस्टम से वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस होना, तब भी क्या हो जाता है, हमें अस्थमा हो जाता है। अगर हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या है, इंटरमिटेंट रिवर्सिबल अटैक ऑफ डायसोमिया, वीजिंग एंड कफ, हैवीनेस एंड टाइटनेस इन द चेस्ट, बाउट ऑफ कफ यानी कि कफ की बाउट, और कफ बाउट्स ऑफ कफ यानी कि टाइटनेस, यानी कि बाउट्स ऑफ कफ का मतलब बार बार कफ का आना, ठीक है। ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स द पेशेंट में बी रेस्टलेसनेस, मतलब अटैक पड़ना एकदम से, देखा होगा अस्थमा के पेशेंट्स, आई थिंक टीवी पे तो सभी दिखाते हैं, वैसे नहीं लेकिन टीवी पे सभी दिखाते हैं। एजिटेटेड, एनॉक्सियस, स्वेटिंग, ऑर्थोपोनिक, टेकीपोनिक, ब्रीदिंग, पंप लेके घूमना पड़ता है ऐसे लोगों को जो ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है कि वो सांस नहीं ले पाते, उन्हें पंप लेना पड़ता है। थ्रू परस्यूड लिप्स विद अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन एंड यूजिंग एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस कैसे होती हैं, इसकी टेस्ट होती है, ब्लड एग्जामिनेशन करना पड़ता है, टीएलसी, डीएलसी और टीईसी, ये सारे टेस्ट होते हैं। एक्सरे करवाना पड़ता है चेस्ट का, सप्टम एग्जामिनेशन होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, ये सब होता है। तो यहाँ पे ये अस्थमा कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी कि श्वास रोगों का अगर आए कि मॉडर्न कोरिलेशन के साथ लिखो तो हम क्या लिखेंगे, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में लिखेंगे, ठीक है।